हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में जो सीटेट के बारे में हमने बताया था, ऑल अबाउट सीटेट में के पार्ट 3 का जो वीडियो था, उसमें हमने कहा था कि मैं बहुत जल्द ही जो है वो आपके बीच जो है वो कंटेंट लेकर आ रहा हूं। और हमने यह डिसाइड किया है कि सबसे पहले आपको हम पर्यावरण अध्ययन को लेकर आगे जाएंगे, क्योंकि इक्वली देखिए पूरे के पूरे जो सिलेबस हमने आपको बताएं सभी का इक्वल महत्व है। 30-30 मार्क्स का तकरीबन सभी होता है और इसमें भी जो है वो 30 मार्क्स जो है वो आपको कैरी करेंगे। तो आइए पर्यावरण अध्ययन को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। और पर्यावरण अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले हम अपने वातावरण को, पर्यावरण को और इसके किस तरह से इसका अध्ययन किया जाता है उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पारिस्थितिकी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इकोलॉजी है क्या, इसको समझकर ही जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम जो है वो पर्यावरण अध्ययन के सही मायने में हम उसका स्टडी कर सकते हैं, उसको हम अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको इतना बता दूं कि इससे भी इकोलॉजी और इकोसिस्टम से जो है वो कुछ प्रश्न उठते हैं और आपको आगे दिखेंगे कि किस तरह से जो है वो डायरेक्ट प्रश्न जो है वो हिट हो सकते हैं इस टॉपिक से भी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी की जब हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकियोस और लोगोस से मिलकर बना है। यानी ओकियोस का अर्थ होता है घर, जहां रहने का स्थान आप कह सकते हैं, जहां आप रहते हैं, प्लेस टू लिव। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी स्टडी करना, चर्चा करना, डिस्कशन करना, आप इसे कह सकते हैं। तो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी का जो शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि जीवधारियों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करना। यानी पारिस्थितिकी एक ऐसा तंत्र है जो जीवधारियों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंध का अध्ययन करता है। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम साइंटिस्ट रिटर ने किया था, लेकिन इसके पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को जाता है, जिन्होंने 1866 में जो है वो इसे पूर्ण रूप से परिभाषित किया था। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो ऑडम का नाम आता है, जो कि मॉडर्न इकोलॉजी की बात जब हम करें, मॉडर्न पारिस्थितिकी, आधुनिक पारिस्थितिकी की बात करें तो ऑडम का नाम आता है। ऑडम जो है वो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते थे। और भारत की बात करें तो रामदेव मिश्रा, बाबा रामदेव मत समझिएगा, रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। रामदेव मिश्रा जो हैं वो प्रोफेसर रह चुके हैं BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और भारत में जो है वो इन्हीं को जो है वो पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अर्नेस्ट हैकेल की बात करते हैं। और अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतः संबंधों का संपूर्ण अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। यानी जो जैविक है और अजैविक, जो जैविक और अजैविक दोनों के वातावरण के एक साथ जब हम किसी चीजों का, प्राणियों का अध्ययन हम करते हैं और उनके अंतः संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। इसके बाद हम बात करें एडवर्ड बर्नेट टेलर की, जिसे हम E.B. टेलर भी कहते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पारिस्थितिकी को ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो सभी जीवों के सभी संबंधी का तथा उनके सभी वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। यानी जितने भी जीव हैं उनके हर एक प्रकार के संबंध, वातावरण में जितने भी प्रकार के संबंध हैं उनके संबंधों का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है, एज पर एडवर्ड बर्नेट टेलर। इसके बाद हम बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि जब हम इन 2-3 परिभाषाओं को जब हमने देखा और उसके शाब्दिक अर्थों को जब हमने देखा तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के आपसी संबंधों के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक तथा अजैविक घटकों का
अध्ययन करता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक जो स्टडी है पारिस्थितिकी के अंदर, जो इकोलॉजी के अंदर, वो कोई भी जीव हो, कोई भी जो जीवित प्राणी है, उसके वातावरण के साथ जो संबंध है, किस तरह से वो वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, उसका अध्ययन करना ही जो है वो पारिस्थितिकी का कार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी शाखाओं को देखते हैं कि इकोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑटो इकोलॉजी यानी स्व पारिस्थितिकी। अब ये क्या होता है? ये होता है कि जब किसी जीव विशेष अथवा एक ही स्पीशीज के सभी जीवों को सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे स्व पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी जीव हो, कोई भी एक जीव हो या कोई भी एक स्पीशीज हो, उसके अगर हम पूरे के पूरे सामूहिक जीवन का, उन सभी जीवों को, पूरे स्पीशीज के अगर सभी जीवों को या किसी एक जीव के सामूहिक जीवन के पर्यावरण के प्रभाव का, उसके जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का जो अध्ययन है, उसे ही स्व पारिस्थितिकी का नाम दिया जाता है। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं साइकोलॉजी यानी समपारिस्थितिकी। जब जीव के विभिन्न समूहों और उनका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी जीव के विभिन्न समूह, यानी ऊपर में जो था वो था एक समूह या एक स्पीशीज या किसी एक पर्टिकुलर कोई जीव को, यहां पर जो है वो समपारिस्थितिकी में किसी भी जीव के विभिन्न समूहों का, अलग अलग समूहों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन जो है वो समपारिस्थितिकी कहलाता है। इसके बाद हम बात करें कि इसे जो है समपारिस्थितिकी को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक्वेटिक इकोलॉजी और दूसरा टेरिटोरियल इकोलॉजी, जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी से आप साफ संबंध समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है वो जलीय जीवन के विभिन्न समुदायों का अंतः संबंध और उसका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना ही जलीय पारिस्थितिकी में किया जाता है। और जब स्थलीय पारिस्थितिकी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत स्थलीय जीवन के अंतः संबंधों और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है, यानी जो स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं उसका स्थलीय पारिस्थितिकी में, और जो जल में रहने वाले जीव हैं उनका जलीय पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। अब हम स्थलीय पारिस्थितिकी की अगर हम बात करें तो यह हम देखते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिकी में भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी आते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए अलग से स्टडी है जो कि ह्यूमन मानव पारिस्थितिकी कहलाता है, वो हम आगे देखेंगे। इसके पश्चात प्राणी पारिस्थितिकी यानी एनिमल इकोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राणियों के आपसी संबंधों तथा वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग प्राणी के अध्ययन है एनिमल इकोलॉजी में। इसके बाद पादप पारिस्थितिकी प्लांट इकोलॉजी की बात है। इसके अंतर्गत पौधों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी पौधे हैं उनका वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, उसकी स्टडी को हम जो है वो प्लांट इकोलॉजी कहते हैं। पादप पारिस्थितिकी का नाम उसे दिया जाता है। हैबिटेट इकोलॉजी आवास पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवधारियों के विभिन्न प्राकृतिक आवासों और उनका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो भी जैव मंडल में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं उनके प्राकृतिक आवासों की बात की जा रही है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक आवास जो प्रकृति के द्वारा उसे आवास से प्राप्त किया गया हो, दिया गया हो, ना ही कि कंक्रीट और ईंट और पत्थर बालू से बनाया गया जो आवास है उसकी ये बात कर रहा है। यानी प्राकृतिक आवास और उनका, उस आवास का और उन जीवधारियों का, इन तीनों का संबंध वातावरण के साथ कैसा है, इन दोनों का संबंध वातावरण के साथ कैसा है, उस संबंध का अध्ययन जो है वो आवास पारिस्थितिकी में, हैबिटेट इकोलॉजी में किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इन सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, एक सरसरी निगाह से इन चीज़ों को देखते चले जाइए और क्वेश्चन जो है वो इसी में से छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो उठ सकते हैं। आप सभी को बाद में क्वेश्चंस को लेकर भी हम चलेंगे कभी, लेकिन इसमें से जो है इन चीज़ों को अगर एक बार समझ लेते हैं, और बहुत लोग चीज़ें आप जानते भी होंगे, इन चीज़ों को आपने अध्ययन किया भी होगा, लेकिन फिर से अगर एक बार रिवाइंड करके और फिर से एक बार इन चीज़ों को अगर जानते हैं तो आपको मदद करेगा सीटेट को प्रिपरेशन में, और जो कि खास करके जो पर्यावरण अध्ययन के
शुरुआती के जो पार्ट्स हैं उसमें से 1, 2, 4 प्रश्न जो है वो इस पार्ट से उठ जाते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंजर्वेशन इकोलॉजी की, संरक्षण पारिस्थितिकी की। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंध, प्राकृतिक संसाधन की बात की जा रही है यहाँ पर, जिसका कंजर्वेशन करना है, उसका उचित प्रबंध, प्रयोग तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उसके संरक्षण के महत्व का अध्ययन किया जाता है कंजर्वेशन इकोलॉजी में। यानी जो भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका आप संरक्षण कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, कैसे किया जा सकता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को देखते हुए इसका जो अध्ययन होता है वह संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं विकिरण पारिस्थितिकी, रेडिएशन इकोलॉजी की। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकिरण तथा रेडियो सक्रिय पदार्थ का पर्यावरण एवं जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी रेडिएशन की बात कर रहा है, विकिरण की बात कर रहा है, यानी विभिन्न प्रकार के जो विकिरण हैं या रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, उसका पर्यावरण एवं जीवधारियों के, माने जो भी जीव हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव, उस रेडिएशन का, उस जो सक्रिय पदार्थ है उसका जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन जो है वो विकिरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करते हैं मानव पारिस्थितिकी की, जो हमने ऊपर बात की कि ह्यूमन इकोलॉजी भी है। इसके अंतर्गत मानव और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न वातावरणों का अध्ययन किया जाता है, जो यानी आप, हम या जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उस ह्यूमन बींग्स को के ऊपर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसके का अध्ययन जो है वो आप ह्यूमन इकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। उसका अध्ययन जो है वो ह्यूमन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, पारिस्थितिकी कारक क्या है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या कारक हैं इनके। तो पर्यावरण के वे कारक जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करते हैं, पारिस्थितिकी कारक कहलाते हैं। सीधी सी बात है, कारक फैक्टर्स जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को, जो कि पर्यावरण के कोई भी कारक हो, वो पर्यावरण कारक कहलाते हैं। और खास करके पारिस्थितिकी कारक 2 प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर, वन इज बायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक, यानी अजैविक कारक और जैविक कारक। अजैविक कारक क्या होता है? इसके अंतर्गत वे पारिस्थितिकी या कारक आते हैं जो निर्जीव होते हैं। अजैविक कारक है, आप समझ सकते हैं टर्म से ही, अबायोटिक की बात है, जो निर्जीव होते हैं ये उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, भू आकृति, मृदा आदि। ये सारे के सारे जो हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, अजैविक कारक हैं। अब हम थोड़ा एक एक करके अजैविक कारकों को थोड़ा देखते हैं। और प्रकाश की अगर बात करते हैं तो प्रकाश एक महत्वपूर्ण जलवायुवीय कारक है, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आप सभी जानते हैं कि लाइट इज एवरीथिंग। आपको अगर घर में बंद कर दिया जाए अंधेरे में, पेड़ पौधे को तो छोड़ दीजिए, आप स्वयं को देख लीजिए, अगर घर में आपको अगर अंधेरे कमरे में अगर 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो आपका जो डेवलपमेंट है, बॉडी का जो सेल्स है, वो किस तरह से प्रभावित करता है वो आप सभी को पता है। बाहर की अगर आपके धूप नहीं मिले, बरसात के दिनों में हम आप देखते हैं कि काफ़ी दिनों से 3 दिन 4 दिन बारिश होती रहती है लगातार और धूप नहीं निकलता है, और उस धूप के कमी से, उस लाइट की कमी से, प्रकाश की कमी से जो है वो कितने सारे जो है वो फंगस और बैक्टीरिया और बहुत सारे जो है वो जो हानिकारक जीवाणु है वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो जो प्रकाश जो है वो एक महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक फैक्टर है पूरे के पूरे विश्व के लिए। हर क्षेत्र में जो है वो लाइट का उतना ही महत्व है। प्रकाश के द्वारा, अब पौधों की बात अगर करें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं। आप सभी जानते हैं, पढ़ाई होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके तहत जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो पौधे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। जंतु समुदाय भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होता है, और जो भी जीव जंतु है, पौधे क्या हुए किए कि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश लिया
और वो उन्होंने अपना भोजन तैयार किया। लेकिन जो जीव जंतु हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? वो निर्भर करते हैं पौधों पर, क्योंकि पौधे उन पौधों को वो आहार बनाते हैं और पौधे जो है वो प्रकाश पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो है वो प्रकाश की बात है। अब पौधों में गति, बीज, अंकुरण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन आदि क्रियाओं में भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। हर चीज में, बीज हो, अंकुरण हो, पौधे के जो श्वसन होते हैं, वाष्पोत्सर्जन जो है, आदि क्रियाओं में भी प्रकाश का प्रभाव उतना ही पड़ता है। हर क्षेत्र में जो है वो प्रकाश का प्रभाव है। और प्रकाश के गुण, मात्रा तथा अवधि का भी प्रभाव पौधों पर पड़ता है। किस मात्रा में किस पौधे को प्रकाश चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी होते होंगे जो कम प्रकाश में भी ज़्यादा हिस्ट पुष्ट रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। लेकिन किसी किसी पौधे को आप देखते होंगे कि उनके लिए जो है वो ज़्यादा प्रकाश चाहिए, उनके लिए धूप चाहिए। अगर आप उनको कमरे में रख देंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स भी होते हैं जिनको आप कमरे में रख दें तो वो उनके लिए उतना ही प्रकाश की मात्रा जो है वो काफ़ी होती है। तो वही यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि प्रकाश के गुण, मात्रा तथा अवधि का भी प्रभाव जो है वो पौधों पर पड़ता है। अब एक यहाँ पर बात है कि नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उठ सकते हैं कि किस प्रकाश में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है और किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है और लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की सबसे क्रिया जो है सबसे अधिक होती है। अब हम बात करते हैं ताप की। ताप का प्रभाव जीवों की रचना क्रियाओं तथा प्रजनन पर पड़ता है। ताप, टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। ताप के परिवर्तन के कारण पौधों की दैनिक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, डे टू डे लाइफ पर जो है वो प्रभाव पड़ता है। और दैनिक क्रिया के लिए जो एवरेज टेम्परेचर की बात की जाती है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पौधों को चाहिए। इस रेंज में अगर टेम्परेचर रहता है, वातावरण का वायुमंडलीय टेम्परेचर अगर इस रेंज में अगर रहता है तो पौधे जो है वो ठीक ठाक रहते हैं। आप देखते होंगे ठंड के दिनों में जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाता है, 5 डिग्री 6 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर जो है वो पौधे देखिए किस तरह से जो है वो बीमारी, जैसे आपको बीमार होने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं उसी तरह आपको देखकर ही लगेगा कि पौधे बीमार हैं, क्योंकि उनके लिए जो एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जब बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है गर्मी के दिनों में, हम सभी जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो इतने तेज़ी से फैल रहा है कि 50, 51 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। 46, 47, 48 डिग्री तो नॉर्मल हो गया है गर्मियों के दिनों में। तो उस टेम्परेचर पे जब चला जाता है हमारा जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वो जब वहाँ चला जाता है ताप, तब भी जो है वो दैनिक क्रिया में पौधों को परेशानी होती है, कठिनाई होती है। और ताप के कारण पौधों में होने वाली अनुक्रियाएं जो है वो थर्मोपेरिडिज्म कहलाता है, यानी तापकालिता कहलाता है। जो भी पौधे में जो है वो तापमान के कारण जो भी अनुक्रियाएं होती है वो थर्मोपेरिडिज्म के नाम से जाना जाता है। और तापमान के बढ़ने से पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वेपोराइजेशन की क्रिया होती है, और उसमें जो है वो वेपोराइजेशन की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं आर्द्रता की, यानी ह्यूमिडिटी की जब हम बात करें तो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति के कारण वायु नम रहती है। जो भी वायुमंडल में जो वेपर है, जो वाटर वेपर है, उसके कारण जो है वो वायु जो है वो वायु में नमी होती है। आप सभी जानते होंगे इस बात को। और आर्द्रता का संबंध जो है, जो ह्यूमिडिटी का संबंध जो है वो वेपोराइजेशन से ही होता है। और कम आर्द्रता रहने पर वेपोराइजेशन अधिक होता है और अधिक आर्द्रता रहने पर वाष्पोत्सर्जन जो है की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है एक ट्रिक जो है वो आप गौर करने की वाली बात है कि अगर आर्द्रता कम हो तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो अधिक होगी, और अगर ह्यूमिडिटी अधिक है तो वेपोराइजेशन जो है वो कम होगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं और बात करते हैं वायु की, विंड की। वायु भी एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है।
अजैविक कारकों में से जो भी हमने ऊपर अभी देखा, उसमें से जो हम अभी अजैविक कारक की बात हम कर रहे हैं, इसमें से वायु जो है एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है और इसका प्रभाव मुख्य रूप से भूमि अपर्दन, परागन एवं बीजों के परिकिरणन पर पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं जो है वो भूमि अपर्दन की बात हम करें, परागन की बात करें, बीजों के प्रकीर्णन की बात करें, तो ये इसका उत्तरदायित्व जो है वो कहीं ना कहीं वायु को हम देते हैं और वायु एक महत्वपूर्ण अजैविक कारकों में से एक है। जैसे ऊपर के अन्य कारक थे, उसी तरह से वायु भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक अदा करता है। अब बात करते हैं टोपोग्राफिक की, भू आकृति की। इसके अंतर्गत किसी स्थल की ऊंचाई, भूमि का ढलान, खुलाव के प्रभावों तथा वनस्पतियों पर होने वाले बदलाव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जब भू आकृति की बात हम करते हैं तो इसमें जो है वो किसी भी स्थल की ऊंचाई, भूमि का ढलान, खुलाव के प्रभाव का जो है, जो भी वनस्पति है वहां पर लगे हुए, तो वो उसकी ऊंचाई, नीचाई, गड्ढा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, क्षेत्र के हिसाब से जो है वहां के जो भी वनस्पतियां हैं उस पर जो है वो प्रभाव डालती है और उसी का अध्ययन जो है वो टोपोग्राफी कहलाता है। अब हम बात करते हैं एडाफिक का, मृदीय का। सभी वनस्पतियां मृदा संरचना, मृदा वायु, मृदा जल इत्यादि से प्रभावित होती है। ये जितने भी वनस्पतियां हैं, ये सभी कैसा सॉइल है, सीधी बात है कि सॉइल कैसा है। आप देखते होंगे कि अलग अलग जगहों के जो सॉइल है उसके आधार पर जो है वहाँ की वनस्पतियां जो है उगती है। हमारे यहाँ एक छोटा सा उदाहरण हम ले लें कि मुजफ्फरपुर में जो है वो उधर के जो सॉइल्स हैं, उधर लीची के लिए जो है वो काफ़ी मशहूर है। और वही लीची अगर आप इधर लगाते हैं, इस साइड अगर आप लगा लेते हैं, जो अपने एरिया है मगध का जो क्षेत्र है उसमें अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वो फलता फूलता नहीं है। जबकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है, एक ही राज्य है, एक ही जगह है, लेकिन फिर भी जो है वो सॉइल का इफेक्ट है। कहीं ना कहीं जो है वो सॉइल जो है, जैसा जिस पौधे के लिए जैसा सॉइल होता है वो इफेक्ट करता है कि वहाँ पर किस तरह के पौधे का जो है वो जीविकोपार्जन हो सकता है। वो भी एक तरह से कहिए कि ये जीविकोपार्जन ही है, पौधे का फलना फूलना, वहाँ पर हर तरह से हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना। तो वो जो है वो मृदा पर जो है वो काफ़ी डिपेंड करता है, काफ़ी उसका महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है। उसके बाद हम बात करें जैविक कारक की। अभी तक जो है वो अजैविक कारक की हम बात कर रहे थे, अब हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। जैविक कारक भी जीवधारियों को प्रभावित करती है। जैविक कारक जीवधारियों को प्रभावित, ऊपर भी आप देख रहे होंगे कि सभी जीवधारी ही प्रभावित हो रहे थे, यानी पौधे जो हैं वो जीवधारी हैं, एक आप सभी जानते हैं। तो वे जीवधारियों को ही प्रभावित करते हैं और एक स्थान के विभिन्न जीवधारी एक दूसरे से आपसी संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध कई प्रकार के होते हैं। बात सिंपल सी चीजें हैं कि कोई भी स्थान पर रहने वाले जीवधारी, आप भी एक जीवधारी हैं और आपका संबंध दूसरे जीवधारियों के साथ है। यही संबंध जो है वो है, चाहे वो जीवधारी में आप जानवर को ले लें, गाय को ले लें, कुत्ते को ले लें, बिल्ली को ले लें, चूहे को ले लें, किसी भी प्रकार की जीवधारी को ले लें, एक दूसरे के साथ जो है वो संबंध, आपसी संबंध जो है वो स्थापित करना ही यही इकोलॉजी का काम है, यही वातावरण का काम है। तो जब वातावरण में ये सारी चीजें हैं तो एक दूसरे के साथ ये संबंध स्थापित करेंगे ही और करते ही हैं। और ये संबंध जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो कि कुछ उदाहरण जो है वो यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो दिया जा रहा है। जैसे सिम्बायोसिस, सहजीवन, इसमें दो जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है। दो जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है, यानी एक दूसरे को ये लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, कवक और शैवाल दोनों मिलकर, कवक और शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन बनाते हैं। कवक और शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, यानी कवक एक जीवधारी है और शैवाल दूसरा जीवधारी। ये दोनों जीवधारी जो है वो आपसी परस्पर जो है वो लाभ पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को और फिर वो लाइकेन का निर्माण करते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पर फैक्ट है कि
देयर आर अबाउट 17,000 स्पीसीज ऑफ लाइकेन वर्ल्ड वाइड, यानी जो विश्व में जो है वो लाइकेन की 17,000 से तकरीबन 17,000 प्रजातियां पाई जाती है लाइकेन की। परजीविता, पैरासिटिज्म, यानी पर दूसरों पर आश्रित होना, जीविका मतलब जीवन, दूसरों पर जीवन होना। तो साफी यहां से अगर हम इसको विच्छेद करते हैं, परजीविता, इसमें एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है, यानी एक जीव जो है वो किसी दूसरे जीव पर ही आश्रित होता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। आश्रित होगा तो बात साफ है भाई, अगर हम दूसरे जीव पर हम आश्रित हैं तो उसको हम खाएंगे, उसका हम दोहन करेंगे और उसको हम हानि पहुंचाएंगे। जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, ये सारे के सारे जो है वो पैरासिटिज्म के उदाहरण हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं सहजीविता का, कॉर्नमेंसेलिज्म की बात हम करते हैं। और इस प्रकार के संबंध में एक जीव को हानि तथा अथवा लाभ नहीं होता जबकि दूसरा जीव लाभ में रहता है। अब यहां पर देखिए जो तीसरा उदाहरण है इसका वो है सहजीविता का, जिसमें कि एक जीव जो है उसको किसी भी प्रकार का लाभ या हानि नहीं होता, कहीं से भी हानि नहीं होता और नहीं कोई लाभ होता है पहले जीव को, जबकि दूसरा जीव जो है वो सदैव लाभ में रहता है। जैसे अधिपादप, इपीफाइट्स, लियाना, ये सारे के सारे जो हैं वो सहजीविता के उदाहरण हैं। आप देखते होंगे, हम इपीफाइट्स को छोड़ देते हैं, इपीफाइट्स जो है वो समुद्री इलाके में या फिर टॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उधर ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास को भी अगर देखते हैं तो देखिए कि जब कहीं पर जो है घना पेड़ पौधा होता है, जहाँ पर थोड़ा सा हल्का जंगल नुमा जहाँ बना होता है, वहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो एक दूसरे का सहारा लेकर, दूसरे जो बड़े पौधे हैं उसका सहारा लेकर वो ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो हीट और लाइट के लिए काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो पहले वाले जो जीव है, जो पहला वाला जो पौधा है, उसको किसी प्रकार के क्षति नहीं होती है, ना ही कोई लाभ होता है उससे उनको और ना ही कोई हानि होता है। लेकिन जो दूसरा पौधा है जो ऊपर चढ़ता है, जो लाभ ही होता है। अब बात करते हैं परभक्षण की, प्रीडेटेशन। इस प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव का पूरी तरह से भक्षण कर लेता है, पूरी तरह से जो है वो खत्म ही कर देता है, समझिए कि खा जाता है, पूरा का पूरा भक्षण कर लेता है। जैसे जियोफैगस, ऑर्थोवॉट्रिस, ये सारे के सारे जो हैं वो एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खा लेता है। उसके बाद मृतोपजीवता की बात करते हैं, यानी सैप्रोफाइटिज्म, मृत के ऊपर जीवित रहने वाला, यानी जब वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थ जो मृत हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, उस पर वो आश्रित रहते हैं, उन्हें हम मृतोपजीविता कहते हैं। जैसे कवक है, नियोटिया है, इस तरह के जो भी जीव हैं वो मृतोपजीविता है। इसमें एक दूसरे पर ये तभी आश्रित होते हैं जब वो मृत हो जाता है, खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। अब बात करते हैं हम पारिस्थितिकी अनुक्रम की, इकोलॉजिकल सक्सेशन की हम बात करते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में वातावरण, समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभावों से संपूर्ण जैविक समुदाय का बदलना पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। किसी भी विशिष्ट वातावरण की हम बात करें, उसमें समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभाव से एक साथ जो प्रभाव पड़ता है, परस्पर प्रभाव जो पड़ता है, उसके साथ जो संपूर्ण जैविक समुदाय में जो बदलाव आता है उसे हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। यानी किसी भी स्थान पर किसी पारिस्थितिकी समुदाय की स्थापना हो जाने के पश्चात उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है। विकास की दृष्टि से पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन, यानी प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण।
प्राइमरी सक्सेशन उसे कहते हैं जब किसी पारिस्थितिकी समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहां इससे पहले कोई अन्य पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान नहीं था, तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे रेतीली भूमि या पथरीली चट्टानों का अनुक्रमण, वहां पर कहीं भी पहले से जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी पारिस्थितिकी समुदाय विद्यमान नहीं होता और तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद वहां पर उस तरह के पारिस्थितिकी समुदाय का जन्म होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो जहां पहले से पारिस्थितिकी समुदाय उपलब्ध होता है और किसी कारणवश नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के पश्चात फिर से वहां पर जो है वो पारिस्थितिकी समुदाय फिर से पनपता है, फिर से उसका विकास होता है, फिर से वो तैयार होता है, उसे हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि आग से जंगल के नष्ट होने के बाद वह पुनः वन समुदाय का विकास होता है। यानी एक बार जंगल में आग लग गई, पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो गया और तत्पश्चात जो है वहां पर धीरे धीरे सालों बाद जो है 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, जितने भी दिन लगे, धीरे धीरे फिर से वहां पर जंगल का विकास होना, यही जो है वो द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है। अब इस तस्वीर के तहत समझिए कि द्वितीय उदाहरण ये प्राइमरी सक्सेशन क्या है कि जो चट्टान है या जो फैंड है उसके बाद जो है वो धीरे धीरे ये जंगल में जो है वो तब्दील होता जा रहा है। धीरे धीरे वहां पर कुछ जो है वो पहले ग्रास उगा, फिर थोड़ा कुछ पौधे उगे, फिर बड़े बड़े पौधे होते चले गए। यानी पहले जहां कुछ नहीं था अब वहां पौधे, पेड़ पौधों का, जंगल का रूप जो है वो लेना प्रारंभ कर दिए। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। अब हम जब सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सक्सेशन में जो है वो जंगल, अभी जो हमने उदाहरण दिया कि कोई जंगल है जिसमें आग लग जाती है और आग लगने के पश्चात जो है ये यहाँ पर आपको धीरे धीरे वहां पर फिर से जो है वो कुछ घास होंगे, फिर से कुछ फूल लगना शुरू होगा और फिर तत्पश्चात जो है वो बड़े बड़े पेड़ पौधे होने लगेंगे। तो ये जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन का उदाहरण है। तो ये था हमारा जो है वो पारिस्थितिकी की हम बात कर रहे थे आज हम, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह लाभकारी होगा। एक बार 2 बार इस वीडियो को आप जरूर देखें और समझने का प्रयास करें, और इससे जो है वो सीटेट के प्रश्न उठते हैं। तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करें और फिर मैं बहुत जल्द ही दूसरे टॉपिक को लेकर आऊँगा, और ख़ास करके जो है वो इकोसिस्टम को आपके पास लेकर आऊँगा। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे पारिस्थितिकी के पश्चात। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।